हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 144 है, पार्ट नंबर 143 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर ठीक है, बोल रहा है कि यहाँ पर नीचे एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि यहाँ पर एक संख्या गलत है, उस संख्या को ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या आपको एक गलत दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 लेकर यहाँ पर 14 हो रहा है, 14 से यहाँ पर 28 हो रहा है, 28 ले यहाँ पर 32 हो रहा है, 32 ले यहाँ पर 64 हो रहा है, 64 ले यहाँ पर 68 हो रहा है, 68 ले 132 हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या गलत है। ठीक है, इन श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 लेके हो रहा है यहाँ पर 14 हो रहा है, तो 10 में अगर क्या करते हैं 4 को जोड़ देंगे 14 आ गया, और 14 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 28 लिख रहे हैं, तो 14 में 2 से गुना करेंगे 28 आ गया, और 28 लेकर लिख रहे हैं 32 लिख रहे हैं। ठीक है, तो 28 में क्या करते हैं 4 को जोड़ देंगे 32 आ गया, 32 लेकर लिख रहे हैं 64 लिख रहे हैं, तो 32 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे 64 आ जाएगा, और 64 ले यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 68 लिख रहे हैं, तो 64 में 4 को जोड़ेंगे 68 आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यानी 68 में 2 से गुना करेंगे, जब 68 में 2 से गुना करेंगे तो कितना देगा, 8 दूनी के 16 हो गया। ठीक है, 8 दूनी के 16 6 हो गया, हाथ में लाकर 1 हुआ, यहाँ पर क्या होगा 6 दूनी के 12 13 आ गया, कितने यहाँ पर 13 गया। देखिए यहाँ पर कितना गया 36 आ गया, यानी 136 आ गया, जो कि 68 में 2 से गुना करेंगे तो 136 आ गया। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है 132 लिख रहा है, यानी क्या हो जाएगा यही संख्या जो है ना आपको गलत है, यानी 136 की जगह पर 132 लिख दिया है, यानी यही संख्या क्या आपको गलत दिख रहा है। तो कौन सी संख्या गलत है, तो यहाँ पर 132 है, तो 132 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा डी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित अक्षर दिया है, देखिए RAM राम जो है ना यहाँ पर C, देखिए यहाँ पर लिख रहा है ASCP से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि VXM जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो RAM है ना वो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर CA से P से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है R से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर A से लिख रहे हैं। R में क्या करते हैं, R में जब को जोड़ देंगे तो कितना क्या ए आ जाएगा, और ए से क्या लिख रहा है, ए से यहाँ पर सी लिख रहा है, तो ए में क्या करते हैं यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे सी आ गया, और देखिए एम से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर पी लिख रहे हैं, तो ए में अगर 3 को जोड़ देंगे तब पी आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अगला को रखते हैं। देखिए भी में क्या करते हैं 3 को जोड़ देते हैं, जब भी में यहाँ पर 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पर W आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए x में भी क्या करते हैं, x में 2 को जोड़ेंगे, यानी x में यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे कितना जाएगा, यानी Z आ गया है, और यहाँ पर m में भी क्या करते हैं 3 को जोड़ते हैं, जब m में यहाँ पर देखिए 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर P आ जाएगा। देखिए तो VXM जो है ना वो किससे समझ होगा, तो W देखिए WZP से, तो WZP देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी WZP यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां और नीचे से 15वां है तो यह बताइए कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि यदि किसी एक परीक्षा में राम जो है ना राम ऊपर से क्या है 16वां है। ठीक है, ऊपर से 16वां हो गया यहाँ तक, ठीक है 16वां है, और बोल रहा है कि नीचे से 15वां है, तो बताना है कि कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह के क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं कि राम का स्थान ऊपर से क्या दिख रहा है 16वां दिख रहा है, तो यहाँ पर 16वां हो गया। आगे बोल रहा है कि नीचे से क्या दिख रहा है 15वां दिख रहा है, तो नीचे से 15वां दिख रहा है। और बताना है कि बताइए कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थी पूछेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे इन दोनों को आपस में जोड़कर -1 कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर कितना हो गया
ये जोड़ने पर कितना आ जाएगा 31 आ गया, यानी 16 को और 15 को जोड़ेंगे 31 आ गया, और 31 में से 1 को माइनस कर देंगे, कितना का 30 आ गया, यानी यहाँ पर क्या आएगा 30 हो गया। देखिए तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 30 को है, तो 30 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत हैं, असंगत का चयन करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से क्या बताना है, यहाँ पर 3 एक समान है, एक आपको विषम है यानी अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक यहाँ पर अलग दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो ऑप्शन ए में दिख रहा है कटाई करना, दूसरा में बुआई करना, तीसरा में बरसात होना और चौथा में जुताई करना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें चारों शब्द में से कौन सा शब्द आपको एक अलग दिख रहा है, यानी असंगत ज्ञात करना, ठीक है, असंगत दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर कटाई करना, ठीक है, बुआई करना और जुताई, बरसात होना और जुताई करना। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, कटाई करना, बुआई करना और जुताई करना, इन तीनों क्या दिख रहे हैं, इन तीनों आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी देखिए उगाने के क्या होता है, यानी फसल उगाने के बात कर रहा है, यानी प्रक्रिया है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर लिख भी लेते हैं, एक क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर इधर रखते हैं, एक क्या लिख रहे हैं, यानी फसल को रखते हैं, ठीक है, फसल, ये फसल है, फसल यानी उगाने की, ठीक है, उगाने की प्रक्रिया है, ये क्या है, प्रक्रिया, ठीक है, ये प्रक्रिया है। देखिए यानी कटाई करना क्या हो गया, बुआई करना और यहाँ पर जुताई करना, इन तीनों क्या दिख रहा है, ये फसल के प्रक्रिया को यानी उगाने की प्रक्रिया है। लेकिन बरसात होना ये आपको अलग दिख रहा है, यानी तीनों आपको एक समान दिख गया और ये आपको ये असंगत दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या दिख रहा है, यही आपको असंगत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दिया है, इसमें बताना क्या है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो आपको ये आकृति है ना, वो आकृति जो आपको यहाँ पर पहला और दूसरा किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है, उसी प्रकार से हम तीसरा आकृति को फॉलो करेंगे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्रश्नार्थक चिन्ह आपको देखिए नीचे दिया है, और इसका मतलब क्या दिख रहा है कि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6, 21 प्रकार से लाया है, ठीक है। देखिए तो 12 को 18 को और 6 को ये आपस में प्लस करेंगे तो होगा नहीं, क्या करेंगे, गुना करेंगे तो भी नहीं होगा। तो क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसमें किस प्रकार से लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर 6 रखते हैं, 6 से क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ये 12 लिख रहे हैं। तो 6 में मान लीजिए यहाँ पर 2 से गुना करते हैं, ठीक है, 6 में जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 12 आ गया है। अब उसी प्रकार से देखिए 6 में क्या करते हैं, यानी 6 में 3 से गुना कर देंगे तो 36 18 होता है, जो कि यहाँ पर देखिए 18 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं 6 में क्या करते हैं, 6 में 4 से गुना करते हैं, 6 चौके 24 हो जाएगा ना, यानी 6 चौके 24 हो गया, 6 5 30 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 होगा ना, 6 5 30 होता है, तो यहाँ पर 30 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 30 होगा, जो कि यहाँ पर 30 आ गया। यानी इसका मतलब क्या कर रहा है, ये 6 दिया है नीचे 6 से क्या करेंगे, 2 से 3 से 5 ले गुना कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऊपर वाली संख्या ज्ञात हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दूसरा में भी देख लेते हैं। दूसरा में क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 8 दिख रहा है, 8 में 2 से गुना करेंगे कितना का, यहाँ पर 16 गया। उसी प्रकार से देखिए 16 गया। उसी प्रकार से देखिए 32, तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 में क्या करते हैं, 4 से गुना करते हैं, 8 चौके 32 आ गया, 32 आ गया। उसी प्रकार से 8 5 40, यहाँ पर 8 में क्या करते हैं, 8 में अगर 8 5 40 यानी 5 में गुना करते हैं कितना गया, यहाँ पर 40 आ गया, जो कि यहाँ पर देखिए 40 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा आकृति को भी रखेंगे। तीसरा आकृति में यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे, जिसे गुना करने पर यहाँ पर क्या आएगा, 36 आ गया। देखिए तो 9 में क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 9 रखते हैं, ठीक है, 9 रखेंगे। 9 में क्या करते हैं, 9 में अगर मान लीजिए 4 से गुना करेंगे तो 9 चौके 36 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, 18 लिख रहा है। तो 9 में क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी के 18 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 9 में क्या करते हैं, 9 में 3 से गुना करते हैं तो यहाँ पर कितना गया, 27 आ गया, 9 3 27 आ गया। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर, इन प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, तो 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 से सबको क्या करेंगे, गुना करने के बाद में यहाँ पर ई वाला संख्या ज्ञात हो जा रहा है, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी तारा यानी TRA को यहाँ पर 1600 लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में नारा को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक निश्चित कुट भाषा दिया है, ठीक है, जिसमें बोल रहा है कि तारा को 1600 लिखा जाए, तो उसी प्रकार से बताना है कि नारा को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि तारा को किस प्रकार से 1600 लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, T लिख रहा है, ये R लिख रहा है, ए लिख रहा है, आर लिख रहा है, ए लिख रहा है, इनको क्या लिख रहा है 1600 लिख रहा है, ठीक है। ये 1600 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए टी का स्थानीय मान कितने पता है 20 पता है, ए का स्थानीय मान 1 प, आर का स्थानीय मान 18 प, ए का स्थानीय मान 1 प। मान लीजिए इसको क्या करेंगे, इनको आपस में देखिए जोड़ भी लेते हैं, ठीक है, इन सबको आपस में जोड़ते हैं। जब इन सबको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा 40 आ गया, इनको जोड़ने पर कितना आएगा 40 आ गया, लेकिन ये तो 1600 लिख रहा है, तो क्या करते हैं यानी 40 को स्क्वायर कर देंगे। जब 40 का यहाँ पर देखिए इस प्रकार से रखते हैं, जब 40 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1600 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 1600 उसी से संबंधित है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर नारा को भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर एन दिया है, ए दिया है, आर दिया है और ए दिया है। इसको क्या लिखेगा, देखिए एन कितने पाता है तो 14 पाता है, ए कितने पर 1 पर, आर कितने पर 18 पर, ए कितने पर 1 पर। इन सबको भी क्या आपस में जोड़ते हैं। देखिए इन सबको आपस में जोड़ने के बाद में कितना गया 18 2 20 हो गया, अब 20 है यहाँ पर कितना गया 4 34 से गया, कितना गया 34 से गया। जबकि 34 का भी स्क्वायर करेंगे, जब 34 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो कितना देगा यानी 1156 आ गया। जब 34 का स्क्वायर करेंगे तो 1156 हो गया। नारा को क्या लिखेगा तो 1100 क्या लिखेगा 56 1156 लिखेगा। तो 1156 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर 1156 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर क्या दिया है कि सूरज जो है ना आपको रोशनी से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि चांद जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर सूरज है ना रोशनी से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो सूरज से क्या निकलता है, रोशनी निकलती है, ठीक है, यानी निकलती हैं, क्या हो गया यहाँ पर निकलती हैं। देखिए निकलती हैं, जिस प्रकार से सूरज से क्या निकलती हैं रोशनी निकलती हैं, उसी प्रकार से चांद से क्या निकलती है चांदनी निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा चांदनी हो जाएगा, ये चांदनी, ठीक है, ये चांदनी हो गया। तो चांदनी क्या होता है निकलती है, निकलती, ठीक है, नहीं निकलती है। या देखिए जिस प्रकार से सूरज से रोशनी निकलती है, उसी प्रकार से चांद से आपको चांदनी निकलती है। तो चांदनी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर उपयुक्त यानी व्यवस्थाओं में कितनी ऐसी संख्या हैं जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन है लेकिन तुरंत बाद एक अक्षर नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको एक मान लीजिए श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना क्या है, इस श्रृंखला में बताना है कि ऐसे देखिए बोल रहा है ना कि श्रृंखला में उपयुक्त व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्या है, यानी इन श्रृंखला में बताना है कि ऐसी कितनी संख्या है, ठीक है, ये कितनी अच्छे संख्या है। तो मान लीजिए यहाँ पर संख्या को रखते हैं, ये क्या दिख रहा है यहाँ पर संख्या है, इसमें ऐसी कितनी संख्या है। देखिए जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन है, इसके पहले क्या होना चाहिए एक व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन है, लेकिन तुरंत बाद एक अक्षर नहीं है, बाद में एक क्या होना चाहिए अक्षर, यहाँ पर अक्षर नहीं होना चाहिए, ठीक है, अक्षर नहीं होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर आपको वही बताना है कि इन श्रृंखला में ऐसे कितने क्या है संख्या है जिनके पहले व्यंजन होना चाहिए और बाद में अक्षर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमको क्या दिख रहा है, इन सब में ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है, हमको पहले व्यंजन होना चाहिए और एक संख्या होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पर 3 मान लीजिए संख्या हो गया, इसके पहले व्यंजन थोड़े है नहीं है, ये भी 3 है क्या, इसके पहले व्यंजन थोड़े है नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 5 के पहले क्या व्यंजन दिख रहा है, व्यंजन तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसके बाद में एक अक्षर आ गया, एक्स आ गया, जो कि हमको एक अक्षर नहीं लेना है, ये भी क्यों नहीं होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है, यानी एक ऐसी संख्या है जिसके पहले व्यंजन तो है लेकिन बाद में भी क्या एक अक्षर नहीं है, क्या है यहाँ पर आपको हच दिया, यानी क्या दिया चिन्ह दिया है, क्या दिया यहाँ पर चिन्ह दिया है। देखिए एक ऐसी क्या दिख रहा है संख्या दिख रही है, यहाँ पर एक ऐसी संख्या है जिसके पहले क्या दिख रहा है यानी वाई यानी व्यंजन दिख रहा है, इसके बाद में क्या दिख रहा है, इसके बाद में अक्षर नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है चिन्ह दिख रहा है, यानी क्या दिख रहा है चिन्ह दिख रहा है, यानी एक हो गया, यानी एक ऐसी संख्या है। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोतात्मक रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से रखते हैं कि तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्याज दिया है, सब्जी दिया है और शर्ट दिया है। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन यहाँ पर क्या लिख रहा है, सब्जी दिख रहा है। सब्जी के अंदर में क्या आता है, प्याज आते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं सब्जी को रखते हैं। ठीक, क्या दिख रहा है, यानी सब्जी हो गया। यहाँ पर सब्जी, सब्जी के अंदर में यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्याज हो जाएगा। ठीक है, यानी सब्जी के अंदर में प्याज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सब्जी के अंदर में प्याज, लेकिन सब्जी के अंदर में शर्ट थोड़ा जाता है, नहीं आता है, तो शर्ट आपको अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर शर्ट अलग हो गया है। देखिए ये आपस में किस प्रकार से समझ होगा, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सब्जी दिख रहा है। सब्जी के अंदर में प्याज आते हैं, लेकिन सब्जी के अंदर में शर्ट नहीं आते हैं। देखिए इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा, यानी सब्जी के अंदर में प्याज होगा और ये आपको शर्ट अलग हो गया। यानी इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए चेन्नई बेंगलुरु के उत्तर में है और हैदराबाद चेन्नई के पश्चिम में स्थित है। बेंगलुरु के सापेक्ष हैदराबाद किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिए, एक आपको दिशा से संबंधित प्रश्न दिया है जिसमें आपको बोल रहा है कि चेन्नई बेंगलुरु के उत्तर में है। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर एक पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि चेन्नई जो है ना वो बेंगलुरु के उत्तर में है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, बेंगलुरु रखते हैं। ठीक है, यानी बेंगलुरु, बेंगलुरु। ठीक है, यानी बेंगलुरु, बेंगलुरु देखिए बेंगलुरु हो गया। बेंगलुरु के उत्तर में कौन दिख रहा है, तो बेंगलुरु के उत्तर में यहाँ पर चेन्नई दिख रहा है। तो चेन्नई आपको ऊपर में रखते हैं, यानी उत्तर हो गया। तो यहाँ पर चेन्नई होगा ना, ये चेन्नई हो गया। ठीक है, ये चेन्नई हो गया यहाँ तक। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि और हैदराबाद चेन्नई के पश्चिम में है, यानी स्थित है। जो हैदराबाद है वो चेन्नई के पश्चिम में स्थित है। तो हैदराबाद जो है ना वो चेन्नई के पश्चिम में दिख रहा है। तो चेन्नई के पश्चिम में क्या दिख रहा है, देखिए चेन्नई के पश्चिम में यहाँ पर आ गया। ठीक है, पश्चिम में क्या दिख रहा है, हैदराबाद दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हैदराबाद हो गया। ठीक है, यानी हैदराबाद दिख रहा है यहाँ तक। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो बेंगलुरु के सापेक्ष यानी हैदराबाद किस दिशा में है, बोल रहा है कि जो बेंगलुरु के सापेक्ष हैदराबाद किस दिशा में है। देखिए तो बेंगलुरु या बेंगलुरु हो गया, बेंगलुरु के सापेक्ष जो हैदराबाद है ना वो किस दिशा में है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक कोना में दिख रहा है, यहाँ इस कोना में दिख रहा है, यानी हैदराबाद क्या दिख रहा है, इस कोना में दिख रहा है। तो बेंगलुरु के देखिए बेंगलुरु यहाँ पर है और यहाँ पर चेन्नई है और यहाँ पर हैदराबाद दिख है। तो हैदराबाद देखिए चेन्नई के सापेक्ष जो है ना वो बेंगलुरु किस दिशा में दिख रहा है, तो बेंगलुरु यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बेंगलुरु देखिए यहाँ पर पश्चिम और यहाँ पर उत्तर हो गया। ये क्या दिख रहा है, ये आपको बेंगलुरु के सापेक्ष पश्चिम उत्तर में दिख रहा है, यानी मान लीजिए उत्तर भी हो जाएगा और पश्चिम में भी हो जाएगा, पश्चिम उत्तर भी हो जाएगा। तो किस में दिया है, उत्तर पश्चिम में दिया है। तो उत्तर पश्चिम हो गया, यानी बेंगलुरु के सापेक्ष जो हैदराबाद है ना वो आपको उत्तर पश्चिम में है। तो उत्तर पश्चिम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए अरुण ने कहा दीपक की माँ मेरे पिता की पत्नी की माँ है। तो दीपक का अरुण से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि अरुण ने कहा दीपक की माँ। तो सबसे पहले अरुण को रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अरुण, ये अरुण को रखते हैं। ठीक है, ये अरुण हो गया। ठीक है, अरुण ने कहा, अरुण ने क्या कहा, देखिए अरुण ने कहा दीपक की माँ। तो मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं दीपक को रखते हैं ना, यहाँ पर मान लीजिए देखिए दीपक को रखते हैं। ठीक है, ये दीपक दिखा, दीपक की माँ। तो मान लीजिए यहाँ पर दीपक की माँ हो गई। ठीक है, ये दीपक की माँ हो गई यहाँ तक। ठीक है, दीपक की माँ। आगे क्या बोल रहा है, दीपक की माँ, दीपक की माँ मेरे पिता की पत्नी। तो मेरे पिता यानी अरुण की पिता। ठीक है, तो अरुण के यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर अरुण को पिता को रखते हैं। देखिए अरुण को यहाँ पर पिता रखते हैं। ठीक है, अरुण के पिता, अरुण के पिता। ठीक है, अरुण के पिता की पत्नी। तो अरुण के पिता की पत्नी तो क्या हो जाएगी, अरुण की माँ हो गई। ठीक है, अरुण की ये माँ हो गई, अरुण की क्या हो गई, माँ हो गई यहाँ तक। ठीक है, माँ हो गई। और माँ के बोल रहा है कि देखिए पिता की पत्नी, पत्नी की, देखिए पत्नी की माँ। तो पत्नी की माँ तो यहाँ पर मान लीजिए रखते हैं पत्नी की माँ हो गई। ठीक है, ये पत्नी की माँ हो गई यहाँ तक। ठीक है, ये माँ हो गई। ठीक है, पत्नी की माँ, ये पत्नी की माँ। तो पत्नी की माँ आपको यही है जो कि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पत्नी की, ये पत्नी की माँ क्या दिख रहा है, ई माँ है। ठीक है, ये माँ हो गई यहाँ तक। ठीक है, ये माँ दिख रही है
ये माँ है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि हाँ तो दीपक के अरुण से क्या संबंध है। एक बार क्या करेंगे, डायग्राम को ध्यान से पढ़ेंगे और प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दीपक की माँ, तो मान लीजिए एक क्या दिख रहा है, दीपक हो गया, ठीक है। दीपक की ये माँ दिख रही है, वो मेरे पिता की पत्नी। तो देखिए यहाँ पर अरुण के पिता हो गया, अरुण के पिता की पत्नी हो गई, तो यहाँ पर पत्नी हो गई, ये अरुण की माँ हो गई, ठीक है। अरुण की माँ हो गई, माँ की देखिए पिता की पत्नी, पत्नी की माँ, तो यहाँ पर अरुण की क्या हो गई, ये नानी हो गई। अरुण की क्या हो गई, ये नानी हो गई, क्योंकि उसकी माता की माता क्या हो गई, इसकी नानी हो गई, ठीक है। अब देखिए तो नानी हो गई, तो नानी है, ठीक है, तो दीपक का अरुण से क्या संबंध है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसका ये माँ हो गई और इसका ये बेटा हो गया, तो देखिए इसकी माँ का क्या हो जाएगा, ये भाई हो गया, दीपक क्या लग गया, ये दीपक भाई लग गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अरुण की माँ की, देखिए अरुण की माँ की दीपक क्या है, भाई है। अरुण की माँ की क्या है, दीपक भाई है। देखिए अरुण की माँ की दीपक क्या है, भाई है। तो आपसे वही पूछा है कि दीपक अरुण से क्या संबंध है। जो दीपक है ना वो अरुण से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीपक की अपेक्षा, यानी स्पष्ट है कि दीपक जो है ना अरुण की माँ की भाई है, क्या है, भाई है। तो यहाँ पर देखिए अरुण जो है, अरुण देखिए यहाँ पर अरुण जो है ना, तो यहाँ पर अरुण का दीपक के माँ के भाई के हैं, तो यहाँ पर पिता का भाई हो गया, नहीं माँ का भाई हो जाएगा, यहाँ पर माँ होगा, ठीक है। ये माँ दिख रहा है, ये माँ का भाई हो गया। जो आपको देखिए अरुण से और दीपक से किस प्रकार से समझ रहे हैं। देखिए तो अरुण का जो है ना वो माँ रखते हैं, ठीक है, माँ का भाई है, ठीक है, माँ का भाई है। जो दीपक है ना, दीपक वो माँ के भाई है, यानी अरुण के माँ के भाई का है, ठीक है, दीपक। तो यहाँ पर माँ का भाई हो जाएगा। तो माँ के भाई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या इसमें दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 3:55 बजे हैं तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि घड़ी है, बोल रहा है कि यदि 12 घंटे वाली घड़ी में घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में इतना बज रहा है, यानी इसका कहने का मतलब है कि ये घड़ी दिख रहा है, ठीक है। ये घड़ी है जो 12 घंटे वाली घड़ी है, जिसमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्रतिबिंब में आपको 3:55 दिखा रहा है। तो आपको बताना है कि वास्तविक समय में क्या ज्ञात होगा, यानी वास्तविक समय क्या होगा। देखिए जब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि प्रतिबिंब में दिया है और वास्तविक पूछ रहा है, या वास्तविक में दिया है प्रतिबिंब में पूछेगा, एक आपको फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर ट्रिक को रखते हैं, ये ट्रिक होता है, ये क्या होता है, ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है, तो 11 अगर 60 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, यानी 11 60 से माइनस करते हैं। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, जब आपको वास्तविक पूछेगा या आपको वास्तविक दिया है तो आपको क्या पूछेगा, दर्पण पूछेगा, और दर्पण दिया है तो वास्तविक पूछेगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया, वास्तविक में पूछ रहा है, दर्पण में दिया है, वास्तविक में पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रिक होता है कि 11 60 में से जो भी पूछेगा उसको माइनस कर देंगे। अब देखिए तो यहाँ पर 11 क्या कर रहे हैं, 11 60 दिया है, ठीक है, और 11 60 में से पूछ रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब में देखिए 3:55 दिखा रहा है, यानी 3:55 दिखा रहा है। जब 3 यहाँ पर 55 दिखा रहा है तो वास्तविक समय क्या हो जाएगा, तो आपको वास्तविक समय इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी ये क्या होगा, 10 हो गया। 10 में से जब माइनस करेंगे तो कितना गया, जब 10 में हो गया, 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब ये क्या बच गया, 6 था ना, इसमें हासिल लिए तब कितना गया, 5 हो गया, और 5 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना दिख रहा है, 11 में से जब 3 को घटाएंगे 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 क्या हो गया, 5 मिनट, यानी वास्तविक समय दिख रहा है, वास्तविक हो गया, ठीक है, यानी वास्तविक समय ये क्या दिख रहा है, समय है, यानी वास्तविक समय क्या दिख रहा है, तो 8 यानी 5 मिनट। देखते हैं कि यहाँ पर आपसे सवाल भी वही पूछा है कि वास्तविक समय ज्ञात करें, तो वास्तविक समय 5 मिनट, तो 8:05 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए वे नारेख में उस छात्रों की संख्या को दिखाया गया है जो 3 परीक्षाओं यानी अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उत्तीर्ण है, ठीक है। देखिए सवाल पूछा यहाँ पर कि उन छात्रों की संख्या क्या है जो तीनों विषय में उत्तीर्ण है। देखिए यहाँ पर एक बार प्रश्न समझिए इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक आपको वे नारेख दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको वे नारेख दिया है जिसमें आपको देखिए यहाँ पूछ रहा है कि दिए गए वे नारेख में यानी उस छात्रों की संख्या को दिखाया गया है
यानी उन छात्रों की संख्या को दिखाया गया है जो यानी तीन परीक्षाओं में, ठीक है, तीन परीक्षाओं अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उत्तीर्ण है, ठीक है, यानी पास हुए हैं। अब आगे देखिए, ये आपको वेनारे किसको दिखा रहा है, ठीक है, ये वेनारे आपको अंग्रेजी को दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए विज्ञान को दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, ये आपको गणित को दिखा रहा है। लेकिन सवाल देखिए यहाँ पूछ रहा है कि उन छात्रों की संख्या क्या है, यानी उस छात्रों की संख्या क्या है जो तीनों विषय में उत्तीर्ण है, यानी जो तीनों विषय में पास है, उन संख्या को छात्रों को बताना है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं, अगर इस 15 को रखेंगे तो केवल अंग्रेजी में दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर 11 को रखेंगे तो केवल विज्ञान में दिख रहा है, 9 को रखेंगे तो केवल यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, गणित में दिख रहा है। लेकिन अगर वही इसी को क्या करते हैं, यहाँ पर 5 को रखेंगे तो क्या देखिए ये गणित में दिख रहा है और अंग्रेजी में दिख रहा है, लेकिन विज्ञान से आपको अलग हो गया। हमको तीनों विषय को बताना है कि तीनों विषय में कौन सा एक जो उत्तीर्ण है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर एक ऐसी 6 दिख रही है, एक ऐसी संख्या है जो कि तीनों में दिख रही है। देखिए एक ऐसी 6 संख्या है जो कि तीनों में दिख रही है, यानी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 जो है ना वो तीनों विषय में उत्तीर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर देखते हैं 6 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि भागा यानी भागा का अर्थ गुना, यानी भागा और गुना को परस्पर बदल दिया जाए तथा प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में जो आपको चिन्ह बोल रहा है उन चिन्ह को परस्पर बदल देने पर समीकरण को सोल्व करना है। यानी इसके कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, भागा और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, गुना, भागा और गुना को परस्पर बदल दिया जाता है, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, प्लस और यहाँ पर माइनस को परस्पर बदल दिया जाए। यानी इसके कहने का मतलब है कि भागा की जगह पर गुना रखेंगे और गुना की जगह पर भागा रखेंगे, और प्लस की जगह पर माइनस रखेंगे और माइनस की जगह पर प्लस रखेंगे। जब चिन्ह को आपस में बदल देंगे तो आप समीकरण को सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, भागा को गुना, यानी भागा की जगह पर क्या रखेंगे, गुना रखेंगे, और गुना की जगह पर देखिए क्या बोल रहा है, भागा को रखेंगे, तो गुना की जगह पर यहाँ पर भागा रखते हैं। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस रखेंगे, प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस, और माइनस की जगह पर यहाँ पर प्लस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जब चिन्ह को बदल दिए तो कितना आ गया, 50 हो गया, यानी 50 प्लस कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है, 1, माइनस कितना दिख रहा है, 63, और यहाँ पर भागा कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है, और यहाँ पर प्रश्नार्थक दिया है, तो 9 7 63 हो गया, ठीक है, 9 अर्थ में कट गया, और इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, चाहे गुना भी कर लीजिए वही आएगा। देखिए तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर कितना गया, 59 आ गया, 50 को 9 को जोड़ेंगे 59 आ गया, फिर गुना 1 हो गया, फिर माइनस 9 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर 9 59 में 1 से गुना करेंगे तो 59 आ जाएगा, ठीक है, और 59 में 9 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 50 हो गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न दिए गए हैं, जिसके आधार पर किस प्रकार से प्रश्न बनाते हैं। देखिए कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है उसको डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कथन बोल रहा है पहला में सभी, देखिए बोल रहा है कि कैबियन, यानी सभी कैबियन के हैं दीवार है, तो मान लीजिए यहाँ पर सभी कैबियन को रखते हैं, ठीक है, एक कैबियन हो गया, यानी सभी गैबियन दिया, ठीक है, यानी सभी गैबियन, ये सभी गैबियन क्या है, सभी गैबियन जो है ना वो क्या है, दीवार है, सभी गैबियन क्या है, यहाँ पर दीवार है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर दीवार हो गया, ठीक है, दीवार है यहाँ तक, ठीक है। आगे दूसरा में क्या बोल रहा है कि सभी कंक्रीट है, यानी सभी कंक्रीट क्या है, दीवार है, सभी कंक्रीट क्या है, दीवार है, तो सभी कंक्रीट क्या है, दीवार है, जो सभी कंक्रीट है ना वो क्या है, दीवार है, तो सभी कंक्रीट के अंदर में दीवार है, ठीक है, इन सभी कंक्रीट के अंदर में यहाँ पर मान लीजिए दीवार को रखते हैं। ये क्या दिख रहा है, यानी कंक्रीट दिख रहा है, कंक्रीट हो गया, ठीक है, कंक्रीट दिख रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है कि सभी पुल दीवार है, सभी जो पुल है ना क्या है, दीवार है, सभी पुल, तो सभी पुल क्या है, दीवार है, तो सभी पुल के अंदर में दीवार होगा, तो सभी पुल देखते हैं, तो सभी यहाँ पर मान लीजिए पुल को रखते हैं, ठीक है, ये सभी पुल क्या दिख रहे हैं, दीवार हो गया, ये दीवार हो गया, यहाँ पर नहीं सही पुल हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या है, पुल हो गया, सभी पुल के अंदर में दीवार दिख रहा है, ये पुल हो गया। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि देखिए कुछ पुल गैबिन है, यानी सभी पुल के अंदर में क्या दिख रहा है, गैबिन दिख रहा है, यानी कुछ के अंदर में ही आपको क्या दिख रहा है, कुछ के अंदर में आपको दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर बोल रहा है कि पहला में है कि कुछ पुल यानी गैबिन है, देखिए यहाँ पर एक पुल दिख रहा है और यहाँ पर एक गैबिन दिख
दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर कुछ पुल दिख रहा है, तो कुछ पुल गैबिन नहीं है, कुछ पुल के अंदर में यहाँ पर क्या दिख रहा है, गैबिन है। ये आपको गलत बोल रहा है, ठीक है, गलत बोल रहा है। तो यानी दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ कंक्रीट पुल है, कुछ कंक्रीट क्या है, पुल है। तो कंक्रीट के अंदर में पुल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कंक्रीट यानी पुल के अंदर में कंक्रीट दिख रहा है, ये भी आपको गलत बोल रहा है। यानी 1 2 दोनों आपको गलत बोल रहा है। न तो 1 होगा न तो 2 होगा। देखिए तो यहाँ पर देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, न तो 1 निष्कर्ष और न ही 2 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस वीडियो में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।